नमस्कार दोस्तों, एक आम आरएसएस कार्यकर्ता से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल जर्नी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन इस सफर को लेकर दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स हैं। एक तरफ उन्हें विश्व गुरु और हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, तो दूसरी तरफ उन पर एक डिक्टेटर होने और इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बनाने का सीरियस एलिगेशंस लगते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स, हिस्ट्री और डेटा के जरिए पूरी पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी को डिकोड करेंगे। कैसे एक अंडरग्राउंड रेबेल एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नो पैट्रिमोनियल स्टेट का आर्किटेक्ट बन गया। एफस्टीन फाइल्स के एक्सप्लोसिव लीक से लेकर 2002 का गोवा मीटिंग, डिमोनेटाइजेशन से लेकर वोट चोरी के नैरेटिव तक, एक ऐसी जर्नी जिसमें देश के बैकग्राउंड पर चल रहे मैसिव आंदोलन और स्कैम्स ने एक ऐसे नेता को बनाया। आइए इस मास्टर क्लास ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल और एब्सोल्यूट पावर को समझते हैं 4 डिटेल्ड चैप्टर्स में। चैप्टर 1 शुरू होता है आइडियोलॉजी और स्ट्रगल से। मोदी का पॉलिटिकल बेस किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की शाखाओं में। जब 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़े, जहां लक्ष्मण राव ईमानदार ने उन्हें तराशा। 1971 तक उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी और एक फुल टाइम प्रचारक बन गए। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1975 में। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश में की वजह लगा, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। वेटरन लीडर जेपी नारायण ने एक मास रेजिस्टेंस लीड किया। आरएसएस पर बैन लग चुका था। तब एक युवा नेता नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो गए। वो कभी सिख का भेष बनाते तो कभी सन्यासी का। छुपकर पैदल डिस्ट्रीब्यूट करना और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट करना, इन्हीं अंडरग्राउंड वर्षों ने मोदी को स्टेट मशीनरी और पॉलिटिकल मासेस मोबिलाइजेशन को समझने का मौका दिया। और इसी दौरान 1980 की शुरुआत में अहमदाबाद के आरएसएस सर्कल में एक ऐसी हिस्टोरिकल मुलाकात हुई जिससे इंडियन पॉलिटिक्स का आगे का ब्लूप्रिंट ही बदल गया। मोदी की मुलाकात एक 17 साल के यंग एबीवीपी कार्यकर्ता से हुई। उस लड़के का नाम था अमित शाह। मोदी ने शाह के अंदर एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट को पहचाना। यहाँ से शुरू हुई भारत की पॉलिटिक्स की सबसे फॉर्मिडेबल पार्टनरशिप, जिसे लोग आज चाणक्य और चंद्रगुप्त कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स और स्पोर्ट्स बॉडीज पर कब्जा जमाकर अपना डीप नेटवर्क बनाया, जो एक्चुअली गुजरात की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और सोशल इंजन थी। इस ग्राउंड वर्क के बाद 1985 आते आते आरएसएस ने उन्हें फॉर्मली अपनी पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। यहाँ से शुरू होता है उनका असली पॉलिटिकल असेंट। 1980 के दौर में मोदी ने सीनियर लीडर संकेत सिंह वाघेला के साथ मिलकर पूरे गुजरात का भ्रमण किया, वो भी एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर। गांव-गांव जाकर उन्होंने एक लॉयल बीजेपी कैडर बनाया। इस ग्राउंड लेवल मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 1995 में बीजेपी ने गुजरात में एक मैसिव मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई और केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ट्विस्ट आया। वाघेला जिन्होंने ग्राउंड पर इतनी मेहनत की थी, उन्हें सत्ता से कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया गया और इन सबका मास्टरमाइंड मोदी को मान गया। गुस्से में आकर वाघेला ने पार्टी के अंदर खुली बगावत कर दी। वो अपने 47 एमएलए को लेकर सीधा खजुराहो के एक रिसोर्ट में चले गए ताकि उन्हें कोई खरीद न सके। ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था। अचानक से गुजरात बीजेपी 2 ब्लॉक में बट गई। खजूरिया जो वाघेला के लॉयलिस्ट थे, जो खजुराहो गए थे, और हजूरिया जो केशुभाई पटेल और मोदी के लॉयलिस्ट थे, जो हाजी करते थे। सरकार बिल्कुल गिरने के कगार पर थी। इस मैसिव इनफाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात की पॉलिटिक्स से हटाकर प्रैक्टिकली एग्जाइल करके न्यू दिल्ली यानी कि सेंटर भेज दिया। ये उस वक्त उनके करियर का एंड लग रहा था, पर असल में ये उनकी नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री की टिकट थी, क्योंकि उस वक्त देश के बैकग्राउंड में एक अलग ही तूफान चल रहा था। 1990s की पॉलिटिक्स बहुत वॉलेटाइल थी। एक तरफ देश का सोशल फैब्रिक मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन के आने से बदल रहा था और इकोनॉमी 1991 के रिफॉर्म से ओपन अप हो रही थी। इसी मंडल पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ बीजेपी ने कमंडल यानी कि एग्रेसिव हिंदुत्व को पुश करना शुरू किया और यही काम आया दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के ऑर्गेनाइजेशनल दिमाग का। 1990 में एलके अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, जिसने आगे चलकर 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को ट्रिगर किया। मोदी इस रथ यात्रा के गुजरात लेक के की आर्किटेक्ट थे। फिर 1991-92 में बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली। कश्मीर में आतंकवाद इस समय अपने पीक पर था।
फिर भी जांच की परवाह किए बिना जोशी और उनके ठीक पीछे खड़े नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस इवेंट ने मोदी को नेशनल लेवल पर फियरलेस और हार्डकोर हिंदुत्व इन्फोर्सर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। और इसी फाउंडेशन पर आगे चलकर अक्टूबर 2001 में जब केशुभाई पटेल की सरकार आर्थिक मिसमैनेजमेंट और बाई इलेक्शन हार गई, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर सकती थी, तब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने नरेंद्र मोदी को सीधा गुजरात का सीएम बना दिया। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला। अभी से सरकार को बने हुए 4 महीने ही हुए थे कि फरवरी 2022 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। इसके बाद पूरे गुजरात में भयंकर कम्युनल राइट्स हुए, हजारों लोग मारे गए, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इन एक्शंस पर दुनिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस प्रेशर का सीधा असर दिल्ली तक पहुंचा। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बहुत नाराज थे। उन्होंने नेशनल टीवी पर नरेंद्र मोदी को रात धर्म निभाने की नसीहत दी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अप्रैल 2002 में बीजेपी की गोवा मीटिंग वाजपेयी डिसाइड कर चुके थे कि मोदी को रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन तब एल.के. अडवाणी मोदी के सपोर्ट में खड़े हो गए। उन्हें पता था कि मोदी बीजेपी के लिए एक क्रूशियल एसेट है। एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी के तहत मीटिंग रूम में मोदी ने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया और वहां मौजूद सभी आरएसएस और बीजेपी कैडर्स ने एक सुर में उसे रिजेक्ट कर दिया। वाजपेयी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। ये एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल कू था जिसने मोदी के करियर को बचा लिया, लेकिन इन राइट्स का शैडो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। याद कीजिए 2007 को वो फेमस करण थापर का इंटरव्यू, जब थापर ने उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किए, मोदी ने पानी मांगा, माइक निकाला और दोस्ती बनी रहे कहकर इंटरव्यू से वॉकआउट कर दिया। Allow to rest. Purple bottle. पानी आप दोस्ती लंबी हम दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Still unwilling to talk about his role during उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी अनस्क्रिप्टेड ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इसके बाद आती है राणा आयोग की इन्वेस्टिगेटिव बुक द गुजरात फाइल्स। इस बुक में टॉप पॉलिटिकल ऑफिसर्स जैसे जी.एस. सिंघल और ब्यूरोक्रेट्स का स्टिंग ऑपरेशन था। इसमें खुलासा हुआ कि कैसे इशरत जहां और सोहराबुद्दीन शेख जैसे फेक इनकाउंटर्स को पॉलिटिकल गेन के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया। पता चला कि कैसे लोअर कास्ट ऑफिसर्स को यूज एंड थ्रो किया गया और अमित शाह इस ऑपरेशन के एपी सेंटर में मौजूद थे। अपनी इमेज को बदलने के लिए मोदी ने एक मैसिव पीआर और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपनाई, द गुजरात मॉडल। उन्होंने खुद को विकास पुरुष के रूप में रीब्रांड किया, वाइब्रेंट गुजरात समिट होस्ट किए, गौतम अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बनाए। जहां एक तरफ अमर्त्य सेन इस मॉडल को सोशल इंडिकेटर पर फेल मानते थे, वहीं जगदीश भगवती इस प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन ग्रोथ को डिफेंड करते थे। अब यहाँ टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 2004 से लेकर 2014 तक सेंटर में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी। 2011 आते आते देश में करप्शन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, 2G स्कैम, कोल स्कैम और निर्भया प्रोटेस्ट ने कांग्रेस की इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। देश एक स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढ रहा था और मोदी ने एकदम सही टाइम पर एंट्री। और जब 2014 आया तो कांग्रेस अपने स्कैम्स और पॉलिसी पैरालिसिस के बोझ की तरह दब चुकी थी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के ब्रिलियंट कैंपेन, हार्डलाइन हिंदुत्व और अच्छे दिन के इकोनॉमिक प्रॉमिस ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली की तख्त पर बैठा दिया। अडवाणी, जोशी और वाजपेयी जैसे पुराने दिग्गज नेता साइडलाइन कर दिए गए और यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी के दौर का आरंभ हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अमित शाह के अंडर ईडी और सीबीआई का फुल वेकनाइजेशन हुआ। डेटा देखिए, 2014 के बाद जिन पॉलिटिशियंस पर ईडी ने रेड मारी या फिर अरेस्ट किया, उनमें से 95% ऑपोजिशन लीडर थे। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ड्रैकोनियन लॉस का यूज किया गया, जहां बेल इज इम्पॉसिबल एंड प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और जो नेता डर के मारे बीजेपी में शामिल हो गए, उनके केसेस सडनली क्लोज कर दिए गए और इसी को आगे चलकर लोगों ने वॉशिंग मशीन कहना शुरू कर दिया। और इकोनॉमिकली नवंबर 2016 में आया डिमोनेटाइजेशन, 86% करेंसी एक रात में रद्दी हो गई। कहा गया कि ब्लैक मनी खत्म हो गई, पर आरबीआई का बाद का डेटा कहता है कि 99.3% पैसा सिस्टम में वापस आ गया।
इनफॉर्मल इकोनॉमिक पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, MSMEs डूब गए और फिर इसके ठीक बाद GST ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। लेकिन इस पूरे दशक में देश का माहौल हाईली पोलराइज रखा गया। आर्टिकल 370 हटाया गया और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसने हार्डकोर वोटर्स बेस को खुश रखा। पर फिर भी मोदी इलेक्शन कंसिस्टेंटली कैसे जीत रहे थे? द आंसर इज टेक्नो पैट्रिमोनियल स्टेट। कांग्रेस के राइट बेस्ड मॉडल को हटाकर मोदी गवर्नमेंट ने सीधे प्राइवेट गुड्स यानी कि गैस सिलेंडर, टॉयलेट गैस लोगों के घर तक पहुंचाए यूजिंग द जैन ट्रेंडी यानी कि जन धन आधार मोबाइल। इसने एक नया वोटर बेस बनाया जिसका नाम था लाभार्थी। ये डायरेक्ट पीएम मोदी के लॉयलिस्ट बन गए और इस नए इंडिया में मीडिया का रोल कम्प्लीटली बदल गया। 2019 आते आते गोदी मीडिया का जन्म हुआ। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पत्रकारिता छोड़कर प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज एम्प्लीफाई करने लगे। डिसेंटर्स को एंटी नेशनल बोला जाने लगा। जब अडानी ग्रुप ने NDTV खरीदा तो रवीश कुमार जैसे इंडिपेंडेंट आवाजों को स्क्रीन से हटना पड़ा। और जब 2023 में BBC ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बनाई जो 2002 में हुई दंगों की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट करती थी, तो गवर्नमेंट ने IT रूल का यूज करके उसे इंटरनेट से बैन करवा दिया। फॉरेन पॉलिसी को एस जयशंकर की लीडरशिप में एक डोमेस्टिक स्पेक्टेकल बना दिया गया। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प जैसे स्टेडियम साइज्ड इवेंट हुए। इस स्पेक्टिकल्स का मकसद अमेरिका को नहीं बल्कि इंडिया के वोटर्स को ये दिखाना था कि इंडिया अब विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन पर्दे के पीछे ग्लोबल वॉचडॉग्स वार्निंग दे रहे थे। VDF इंस्टीट्यूट ने इंडिया का स्टेटस डाउनग्रेड करके उसको फॉर्मली एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित कर दिया और ग्राउंड पर कोविड-19 की मिसमैनेजमेंट और 2020-21 के मैसिव फार्मर प्रोटेस्ट ने पहली बार इनविजिबल सरकार को मजबूर किया कि वो अपने तीनों फार्म लॉज वापस ले। ये पहला संकेत था कि हवाएं बदल रही हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी इनविजिबिलिटी परमानेंट नहीं होती है। चैप्टर 4 शुरू होता है अर्ली 2024 से। जुडिशरी जो पिछले 10 साल से शांत लग रही थी अचानक जाग उठी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने गवर्नमेंट की सबसे कंट्रोवर्शियल स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोगों से उनका राइट टू इंफॉर्मेशन छीन रहा है। तभी आते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस। बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार, पर जमीन पर बेरोजगारी, महंगाई और इन्फ्लेशन से पब्लिक परेशान थी। इंडिया ब्लॉक और राहुल गांधी ने इफेक्टिवली ये नैरेटिव सेट किया कि अगर बीजेपी 400 सीट जीत जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर रिजर्वेशन खत्म कर देगी। नतीजा एक मैसिव इलेक्टोरल शॉक। बीजेपी सिर्फ 224 सीटों पर ही सिमट गई। मेजॉरिटी खत्म। अब सरकार चलाने के लिए मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे रीजनल लीडर्स की बख्शिश की जरूरत थी। इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का नैरेटिव एग्रेसिवली पुश किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर सीधा सवाल उठाए कि EVMs और वोटर रोल्स में मैनिपुलेशंस हुए हैं। और यह सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, द डिजिटल इंसर्जेंसी। यूथ जो गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा से पक चुका था, वो ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की तरफ मुड़ा। इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप जैसे वीडियोस ने बीजेपी के वन नेशन वन पार्टी नैरेटिव की हवा निकाल दी। पता चला कि सिविक एजुकेशन से प्रोपेगेंडा को हराया जा सकता है और कोएलिशन एना में आते ही कंट्रोवर्सीज की झड़ी सी लग गई। 2025-26 आते आते US जस्टिस डिपार्टमेंट की जेफरी एप्स्टीन फाइल अनसील हुई। इस लीक ने सजेस्ट किया कि 2017 के इजराइल ट्रिप पर पीएम मोदी और एप्स्टीन के बीच कोई बैक चैनल एसोसिएशन हो सकती थी। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे ट्रैश बोलकर डिसमिस कर दिया, पर ऑपोजिशन ने इस पर बवाल मचा दिया। डोमेस्टिक लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस को ओपनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वहीं बिहार में प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी लॉन्च करके रीजनल पॉलिटिक्स में भूकंप ला दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भी अब रिश्त सामने आने लगी थी। हार्ड लाइन हिंदुत्व वाले योगी वर्सेस प्रैग्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नितिन गडकरी। दोस्तों, क्या है नरेंद्र मोदी की लेगेसी? एक आम बैकग्राउंड से आकर देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को उखाड़ फेंकना और आरएसएस के मेजोरियन विजिट को रियलिटी बनाना, ये शेयर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन और रूथलेस एक्सरसाइज ऑफ पावर का नतीजा है। उन्होंने एक ऐसी टेक्नो पैट्रिमोनियल स्टेट बनाई जिसमें कॉर्पोरेट्स जैसे कि अडानी, मीडिया और इन्फोर्समेंट एजेंसी सब एक ही नैरेटिव के लिए काम करते हैं। लेकिन 2024-26 के पॉलिटिकल भूकंप ने एक बात क्लियर कर दी, इंडिया का सोशल फैब्रिक और डेमोक्रेसी इतनी इजीली किसी भी एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी के आगे घुटने नहीं टेकते। एक हाईली अवेयर डिजिटल यूथ, एक रिसर्जेंट ऑपोजिशन और कोलिशन पॉलिटिक्स के प्रेशर ने उस टोटलाइजिंग मास पर सक्सेसफुली ब्रेक लगा दिया। आज नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म तो सर्व कर रहे हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज और एलाइज के दबाव में।
द सागा कंटिन्यूज। ये फाइंड एक ऐसी फोर्स जो एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहती है इंडिया के केओटिक मगर रेजिलिएंट इलेक्टोरेट के बीच में है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह इस क्राइसिस से बाहर आ पाएगा या आगे और भी डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग देखने को मिलेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमेशा टीवी स्क्रीन से अलग होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।